एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जिसने अपनी बहन को खोने के गम में अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी दवा बनाने के मिशन में लगा दी जो हर बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन सिर्फ 40 मिनट का आराम उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। जब उसने आंखें खोली तो वह न डॉक्टर था न इंसान जो पहले था, वह अब एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में था। उसका नाम था फामा और यह तो बस शुरुआत थी। उसे ऐसी जादुई शक्तियां मिल चुकी थी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वह इस अजीब नई दुनिया में अपने आप को साबित कर पाएगा या यह सफर उसे ऐसे गहरे रांझों में ले जाएगा जिनसे बच पाना नामुमकिन है। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर कांजी से, जिसकी प्रेरणा एक गहरे व्यक्तिगत नुकसान से आई थी। उसकी छोटी बहन की मौत एक लाइलाज बीमारी की वजह से हो गई थी। उस घटना ने कांजी को झकझोर दिया और उसने तय कर लिया कि वह डॉक्टर बनेगा और अपना जीवन ऐसी दवा बनाने में लगाएगा जो हर बीमारी का इलाज कर सके। वर्षों की कठिन पढ़ाई और मेहनत के बाद कांजी ने वाकई खुद को साबित कर दिया। वह एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया और अपने बचपन के संकल्प को पूरा करने के लिए एक ऐसी दवा पर काम करने लगा जो हर बीमारी का तोड़ हो। अपने लक्ष्य के प्रति जुनून इतना अधिक था कि वह अक्सर खाना पीना और आराम करना तक भूल जाता। लगातार ओवरटाइम करने की वजह से उसकी शारीरिक हालत बिगड़ने लगी। एक दिन काम के दौरान वह महसूस करता है कि उसे थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। वह अपने सोफे पर 40 मिनट का अलार्म लगाकर सो जाता है, लेकिन जब अलार्म बजने का समय आता है तो वह उठता ही नहीं। दरअसल उसकी मौत हो चुकी होती है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाता है। उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जो उसे देखकर बेहद खुश होती है और उसे फामा कहकर पुकारती है। यह सुनकर कांची अब फामा हैरान और उलझन में पड़ जाता है। वह बिस्तर से उतरकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है उसे महसूस होता है कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। तभी एक महिला जो उसकी मेड है गुस्से में उसे आराम करने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से वह कई दिनों तक कोमा में था। कहानी जब फामा माफी मांगते हुए बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है तो मेड उसे एक आईना दिखाती है। आईने में वह खुद को देखकर चौंक जाता है। वह अब एक 10 साल के बच्चे के शरीर में था। उस बच्चे का नाम फामा था। इस नए रूप को देखकर वो सोचने लगता है कि उसे अपनी नई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब पता है। तभी वह अपने हाथ पर एक अजीब निशान नोटिस करता है। मेड यह निशान देखकर डर जाती है और कहने लगती है कि यह गॉड ऑफ मेडिसिन का आशीर्वाद है। ये सुनकर फामा हैरान हो जाता है और मेड से पूछता है कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। मेड बताती है कि फामा की फैमिली हमेशा गॉड ऑफ मेडिसिन की पूजा करती आई है। धीरे धीरे फामा को यह एहसास होता है कि उसे इस जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद मेड अपना नाम लौटे बताते हुए उसे महल के अंदर ले जाती है और कहती है कि उसकी फैमिली शाही फार्मासिस्ट है जो शाही परिवार के लिए दवाइयां बनाती है। लौटे उसे उसकी फैमिली फोटो दिखाती है और बताती है कि उसकी फैमिली मैजिक में भी निपुण है। ये सुनकर फामा उत्सुकता से पूछता है कि क्या वह भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लौटे चिंतित होकर कहती है कि अगर ऐसा हुआ कि उसे मैजिक तक याद नहीं तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जल्द ही फामा अपने कमरे में मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है। वह अपने दिमाग में पानी के अणुओं को इमेजिन करता है जिससे उसके हाथ से पानी निकलने लगता है। यह देखकर वह चौंक जाता है, लेकिन पानी को रोकना उसे नहीं आता। वह घबराकर पानी बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर लौटे बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह मैजिक कर सकता है। कुछ समय बाद लौटे उसे लाइब्रेरी दिखाती है जहाँ की हर किताब वह पहले ही पढ़ चुका था। जब वह एक किताब पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे आश्चर्य होता है कि वह इस दुनिया की भाषा को आराम से समझ सकता है। फिर फामा अपने परिवार के साथ डिनर करता है। उसके पिता उससे सवाल पूछते हैं जिनका वह सही जवाब देता है और कहते हैं कि अब वह अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकता है। अगले दिन फामा अपनी पर्सनल ट्यूटर एलिन से मिलता है जो उसे मैजिक सिखाती है। एलिन को फामा के बदले हुए स्वभाव पर शक होता है क्योंकि पहले वह उससे सही ढंग से बात नहीं करता था। फामा उसे बताता है कि बिजली गिरने के कारण उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। इसके बाद एलिन उसे रिवर के किनारे ले जाती है जहाँ वह फामा को मैजिक स्टिक का इस्तेमाल सिखाती है। जब फामा मैजिक ट्राई करता है तो उसका जादू इतना शक्तिशाली होता है कि एलिन हैरान रह जाती है। वह उसका मैजिक लेवल मापने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करती है, लेकिन फामा का जादू इतना प्रचंड होता है कि वह टूल टूट जाता है। एलिन डर जाती है और कहती है कि ऐसा मैजिक केवल किसी गॉड या डेमन के पास हो सकता है। फामा उसे शांत करने की कोशिश करता है और हंसाने का प्रयास करता है। इसके बाद फामा को अपनी एक नई खास एबिलिटी के बारे में पता चलता है जिसे डिवाइन आई कहा जाता है। इस शक्ति से फामा किसी भी व्यक्ति की चोट या बीमारी का सही पता लगा सकता है। एक दिन वह अपनी टीचर एलन पर अपनी इस डिवाइन आई का प्रयोग करता है और महसूस करता है कि उसकी उंगलियों और आंखों में कोई समस्या है। वह
सीधे एलन के पास जाता है और उसकी उंगलियों को पकड़कर पूछता है, क्या तुम्हारे हाथों में कोई दिक्कत है? ये सुनकर एलन हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? फामा जवाब देता है, जब मैंने अपने हाथों को तुम्हारी तरफ बढ़ाया तो तुम्हारी उंगलियां चमकती हुई दिखी। ये सुनते ही एलन का चेहरा घबराहट से भर जाता है। वह भयभीत होकर कहती है, ये शक्ति तो सामान्य इंसान के पास हो ही नहीं सकती, आखिर तुम हो कौन? और वह डरते हुए फामा से दूर भाग जाती है। अगले दिन फामा को खबर मिलती है कि एलन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और वह ट्रेनिंग के लिए नहीं आ पाएगी। फामा के पिता उसे एक दवा देते हैं और कहते हैं, ये एलन को देकर आओ। फामा दवा लेकर एलन के घर जाता है, लेकिन दवा की जांच करने पर उसे लगता है कि ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। वह अपनी मैजिक का उपयोग करके दवा को और प्रभावशाली बना देता है। एलन, जो अब खुद को फुल प्रोटेक्शन में ढंक कर बैठी है, फामा को देखकर डरते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? फामा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। एलन अपना मास्क हटाती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत वाकई बहुत खराब हो रही है। वह पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? फामा जवाब देता है, तुम बीमार हो और मेरे पिता ने तुम्हारे लिए दवा भेजी है, मैंने इसमें थोड़ी मदद भी की है। एलन घबरा कर कहती है, क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? फामा शांत स्वर में समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी टीचर हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अंत में वह उसे फूलों का गुलदस्ता देता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी ईमानदारी और दयालुता एलन के दिल को छू जाती है और वह फामा को दोबारा ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर एलन फिर से फुल आर्मर में आती है और कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हारी मैजिक इतनी ताकतवर है कि यह मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ये आर्मर पहन कर आई हूँ। इसके साथ ही वह फामा को धन्यवाद देती है क्योंकि उसकी बनाई दवा ने सचमुच असर किया था। ट्रेनिंग के दौरान फामा की अविश्वसनीय मैजिक स्किल देखकर एलन चकित रह जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फामा अपने घर वापस लौटता है और डिवाइन आई का उपयोग करके अपने नौकरों की चोटों की जांच करता है। लौटे उसकी नौकरानी जब वहाँ से गुजरती है तो फामा उसे स्कैन करता है और देखता है कि उसके हाथ में समस्या है। फामा तुरंत फैसला करता है कि वह लौटे और अन्य सेवकों के लिए विशेष दवाइयाँ बनाएगा। अपनी लैब में कड़ी मेहनत के बाद वह मेडिसिन तैयार करता है और लौटे को सौंप देता है। लौटे इसे पाकर भावुक हो जाती है और फामा को धन्यवाद देती है, लेकिन लौटे उससे याद दिलाती है, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी दवाइयाँ नसीब नहीं होती, वे भूख और बीमारी से मर जाते हैं। ये बात फामा के दिल को छू जाती है। वह दृढ़ निश्चय करता है कि वह ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ कोई भी दवाइयों की कमी से न मरे। अगले दिन जब फामा अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है तो वह देखता है कि उसकी छोटी बहन डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं है। वह अपने पिता से पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? पिता गंभीर होकर जवाब देते हैं, उसे चिकन पॉक्स हो गया है, इसलिए उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। ये बीमारी बेहद संक्रामक है और हम उससे मिलने नहीं जा सकते। चिकन पॉक्स का नाम सुनकर फामा के दिमाग में तुरंत अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताजा हो जाती हैं। वह सोचता है, इस बीमारी का इलाज तो मेरे पास है, मुझे इसे ठीक करना होगा। फामा अपनी पुरानी यादों और मेडिकल नॉलेज का उपयोग करके अपनी बहन के लिए दवाई तैयार करता है। वह उस दवाई को उसके खाने में मिलाकर बहन के कमरे में ले जाता है। जब बहन उसे अपने कमरे में देखती है तो हैरानी से कहती है, पिता ने मना किया है कि कोई मेरे पास ना आए, तुम यहाँ क्यों आए हो? फामा मुस्कुराते हुए कहता है, ये हमारा सीक्रेट है, किसी को मत बताना। फिर वह उसे खाना खिला देता है। कुछ हफ्तों बाद उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब कहानी एक और गंभीर मोड़ लेती है। फामा अपने पिता के साथ रॉयल किंगडम जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि प्रिंसेस की हालत बेहद नाजुक है। दुनिया के सबसे महान फार्मासिस्ट उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसेस की बीमारी इतनी गंभीर है कि सभी फार्मासिस्ट हार मान लेते हैं। फामा की डिवाइन आई उसे बताती है कि प्रिंसेस को ट्यूबरकुलोसिस है। वह सोचता है इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंजेक्शन से हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में तो इंजेक्शन का अस्तित्व ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? इसी दौरान प्रिंसेस के बच्चे रोते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं, मॉम हमें छोड़कर मत जाओ। यह देखकर फामा का दिल पिघल जाता है। फामा प्रिंसेस से अनुमति मांगते हुए कहता है, क्या मैं आपका इलाज कर सकता हूँ? मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो आपको ठीक कर सकती है। सभी लोग हैरानी से उसे देखते हैं, यहाँ तक कि फामा के पिता भी कहते हैं, तुम बेवकूफी कर रहे हो। लेकिन प्रिंसेस कहती है, ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो। सबने हार मान ली है, लेकिन शायद तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। फामा तुरंत अपनी लैब में जाता है और अपने गेट को आइस मैजिक से सील कर देता है। बाहर से उसके पिता चिल्लाते हैं, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर ये दवाई गलत हुई तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। फामा अपने दृढ़ निश्चय से मेडिसिन बनाने में जुड़ा हुआ है, हालांकि उसके पिता इस काम से सहमत नहीं है। गुस्से में वे फामा की लैब का गेट तोड़कर अंदर आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर कुछ गलत हुआ तो परिणाम भयानक हो सकते हैं, वे चिल्लाते हैं। लेकिन फामा बिना रुके अपने काम पर ध्यान देता रहता है। ये देखकर उसके पिता और भी क्रोधित हो जाते हैं और फामा को रोकने के लिए आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। पर फामा इतनी कुशलता से अपनी शील्ड का उपयोग करता है कि उनके मैजिक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर वो अपने और अपने पिता के बीच एक आइस बैरियर खड़ा कर देता है। यह देखकर
उसके पिता चकित रह जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, बिना किसी मैजिकल स्टिक के ये लड़का इतनी शक्तिशाली मैजिक कैसे कर सकता है। उनकी नजर अचानक फामा की रिसर्च डायरी पर पड़ती है। वे इसे उठाकर पढ़ने लगते हैं और पूछते हैं, ये सब क्या है। फामा शांत स्वर में जवाब देता है, ये मेरी नई मेडिसिन के फार्मूले हैं। जब मैं कोमा में था मुझे सपनों में इनका ख्याल आया, मैंने इन्हें याद रखा और अब उन्हें सर्च कर रहा हूँ। यह सुनकर उसके पिता का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वे एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अब मुझे समझ आया, तुम्हें गॉड ऑफ मेडिसिन का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए तुम्हारे पास ये विशेष ज्ञान है। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, जो करना है करो। अगले दिन फामा अपनी नई बनाई दवा लेकर रॉयल किंगडम पहुंचता है। वहाँ वह प्रिंसेस को बताता है कि उनकी बीमारी इन्फेक्शन की वजह से है। इस दवा को आपको 1 से 2 साल तक लगातार लेना होगा। वह गंभीरता से कहता है। फामा प्रिंसेस का ब्लड सैंपल लेता है और अपने माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए उन्हें बैक्टीरिया दिखाता है। प्रिंसेस और उनके परिवार के सदस्य इसे देखकर दंग रह जाते हैं। फिर फामा 2 गिलास दवा तैयार करता है, एक खुद पीता है और दूसरा प्रिंसेस को देता है। अब हम दोनों की किस्मत इस दवा पर निर्भर करती है, वह कहता है। कुछ समय बाद प्रिंसेस अपने आप को बेहतर महसूस करने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी फार्मासिस्ट फामा की तारीफ करते हैं। कुछ महीने बाद फामा क्वीन को चेकअप के लिए दोबारा देखने जाता है। वह उन्हें बताता है, आप धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये सुनकर क्वीन कहती है, मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने मुझे फिर से जीने की वजह दी। फामा मुस्कुराते हुए कहता है, आप अपना ध्यान रखें, मैं अब चलता हूँ। अगले दिन फामा और उसके पिता रॉयल किंगडम में एक विशेष सम्मान समारोह में शामिल होते हैं। सबसे पहले फामा के पिता को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद फामा की बारी आती है। क्वीन उसे रॉयल फार्मासिस्ट का खिताब देती है और कहती है, अब तुम रॉयल कैपिटल में अपनी फार्मेसी खोल सकते हो। ये सुनकर फामा बेहद खुश हो जाता है। ये उसके सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। घर लौटकर फामा तुरंत अपने फार्मेसी के निर्माण की तैयारी शुरू कर देता है। वह सभी कारपेंटरों को बुलाता है और सोचने लगता है कि फार्मेसी का नाम क्या रखा जाए। काफी सोच विचार के बाद वह घोषणा करता है, हम अपनी फार्मेसी का नाम द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी रखेंगे। जब कारपेंटर फार्मेसी का बोर्ड तैयार कर रहे होते हैं तो एलिन वहाँ आती है। बोर्ड का नाम देखकर वह मुस्कुराती है और कहती है, नाम तो बहुत अच्छा है। फामा थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है, धन्यवाद, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। एलिन फार्मेसी के बारे में और सवाल पूछने लगती है। तभी एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आता है। वह फामा से पूछता है, तुम यहाँ के कर्मचारी हो या मालिक? फामा जवाब देता है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है, तुम इतनी कम उम्र में फार्मेसी चला रहे हो? खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, क्या तुम मेरे साथ कोलैब करना चाहोगे? फामा तुरंत मना कर देता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा मकसद केवल गरीबों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। अजनबी हंसते हुए कहता है, ऐसे में तुम्हारी फार्मेसी जल्दी डूब जाएगी, तुम्हें मुझसे जुड़ जाना चाहिए। लेकिन एलिन को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे धमकाते हुए कहती है, यहाँ से भागो वरना तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। अपमानित होकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। आगे चल के इस लड़के के साथ क्या होने वाला है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो भाई लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाना, मतलब इस वीडियो को ऐसे फैला दो जैसे कोई वायरल मीम्स हर जगह छा जाती है। और हाँ, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन को भी दबाकर ऑल पे सेट कर लेना ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को लाइक करो यार, और नीचे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा तुम कमेंट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन और रीच मिलेगी और मैं इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट ला पाऊंगा तुम्हारे लिए।